चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर और इसी सीरीज के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है। इन टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, इसके लिए कमेंट जरूर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा। चलिए पहला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश और आसपास के जो क्षेत्र के की महिलाएं हैं उनके द्वारा बरसात के मौसम में गाया जाने वाला एक लोकगीत बताना है, आपको कौन सा है। चलिए देखिए ऑप्शन है, कह रहा है कि बिहू है, दसकठिया है, कजरी है और भुट्टा है। ठीक है, भुता है जिसको भुता बोलते हैं। चलिए तो देखिए उत्तर प्रदेश और कह रहा है कि जो आसपास का उत्तर प्रदेश हमारे प्रदेश के पास में जो पाया जाने वाला क्षेत्र है, यहां पर जो एक आपको लोकगीत बताना है कि कौन सा लोकगीत गाया जाता है। चलिए कमेंट जल्दी से कर दीजिएगा फटाफट और बस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी भाई बहन के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं भैया, तो यहां पर हम बिहू की पहले बात कर लेते हैं। बिहू की बात करते हैं तो बिहू हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन यहां से बनता है बेटा। क्वेश्चन से पूछा जाता है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, याद रखिए लोक गीत और लोक नृत्य भी है, याद रखिएगा। तो कहां का है, असम का है, याद रखना है, आपको नोट कर लेना है। असम की बात करते हैं, ठीक है। तो असम में ये क्या है बेटा, एक फसली त्योहार है। कैसा है, फसली त्योहार है। ठीक है, फसली त्योहार है। और यदि आपसे पूछता है कि ये कितने बार साल भर में इसका आयोजन किया जाता है, तो याद रखिएगा 3 बार बिहू नृत्य का या बिहू लोकगीत का आयोजन किया जाता है साल भर में। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं भुता की। जो भुता है भैया, जो भुता है ये केरल का एक क्या है, लोकगीत है भैया। क्या है, केरल का लोकगीत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। और यदि आपसे पूछता है कि देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से भुटा से प्रश्न बनता है एसएससी में ये प्रश्न हूबहू पूछा गया है कि जो भुटा है कौन सा ऐसा एक लोकगीत है जो अंधविश्वास पर आधारित माना जाता है। याद रखिएगा प्रश्न एसएससी के अंतर्गत ये पूछ लिया गया है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो एसएससी की मैं बात करता हूं तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और भुता की मैं बात करूं बेटा, तो यहां से जो प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में कि कौन सा एक लोकगीत है जो अंधविश्वास पर आधारित है, वो कौन सा है भैया, भुटा है। कहां पर है ये लोकगीत होता है, याद रखिएगा केरल का है। यहां पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा कजरी, सी ऑप्शन के साथ में यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बेटा। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर वाला क्षेत्र है, कहां पर, मिर्जापुर। जो मिर्जापुर आपने सीरीज भी देखी होगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो सीरीज से याद रखना है कि जो सीरीज है, ठीक है, मिर्जापुर है और मिर्जापुर ही एक क्षेत्र है जहां पर, ठीक है, मिर्जापुर एक जिला है जहां पर क्या है, कजरी लोकगीत गाया जाता है। और जो आपका बिहार हो गया, ठीक है, बिहार में जो पश्चिम बिहार का क्षेत्र है वहां पर भी एक कजरी का आयोजन किया जाता है, इसको भी आपको याद रख लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रख लेना। हमारा राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में सही आंसर जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बड़े ही जबरदस्त प्रश्न है, बस आपको एक लाइक जरूर ठोक देना है। चलिए, और जिन भाई बहनों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है वो एक बार अपने सभी दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन था। कैसा था भैया, एक कृषक, ठीक है, किसानों के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। कह रहा है कि बंगाल में, भारत में यह कब शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा कब शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था, मार्च 1859 में इसकी शुरुआत की गई थी। किनके द्वारा, बंगाल के किसानों के द्वारा। यदि आपसे पूछता है कि यह कहां पर शुरू किया गया था, तो बंगाल के अंतर्गत एक जिला हुआ करता था भैया जिसे क्या बोलते थे, नदिया। क्या है, नदिया जिला के नाम से हम इसको जानते थे। और इसी जिले के अंतर्गत जो किसान थे, किसानों ने क्या है, नील की खेती करने से क्या है, मना कर दिया गया था। ठीक है, और इसी के खिलाफ एक आंदोलन चलाया गया था किसानों के द्वारा, जिसे हम क्या बोलते हैं, नील विद्रोह के नाम से जानते हैं। किसके खिलाफ था भैया, अंग्रेजी शासन के खिलाफ था। ठीक है, किसके खिलाफ था, अंग्रेजी शासन के खिलाफ था। यह भी आपको याद रख लेना है, 1859 में। ठीक है, कब हुआ था, मार्च 1859। ऑप्शन यहां पर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और बड़े ही जबरदस्त प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंपोर्टेंट, याद रखिएगा। देखिए कह रहा है कि महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है। ठीक है, महानदी बेसिन का विस्तार, महानदी बेसिन आखिर क्या होता है, महानदी की बात करते हैं। ठीक है, तो महानदी कहां की नदी है, पहले तो आपको समझना पड़ेगा। महानदी की बात करते हैं तो महानदी का उद्गम यदि पूछता है आपसे तो कहां से होता है, छत्तीसगढ़ के फरसिया गांव से होता है। कहां पर, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रायपुर के अंतर्गत एक फरसिया गांव आता है, वहां से महानदी का उद्गम होता है और जाकर कहां पर पे भैया, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए महानदी बेसिन पूछा है, बेसिन की बात करते हैं तो जो नदी का आसपास का जो क्षेत्र होता है, नदी का जो आसपास का जो तटीय क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं, महानदी बेसिन बोलते हैं। जो इसके जो एरिया कवर करता है, नदियां जो होती हैं अपने आसपास का एरिया जो कवर करती हैं, जहां से होकर बहती जाती हैं, उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं,
बेसिन के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है, कौन सा राज्य है जो इस बेसिन के, महानदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए कह रहा है उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड भी पास का क्षेत्र ही है, लेकिन उड़ीसा भी है। ठीक है, तो यहां पर जो नहीं आता है वो क्या है भैया, उत्तर प्रदेश है। यहां पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सटीक आंसर जाएगा, सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं बेटा, तो छत्तीसगढ़ में तो इसका उद्गम ही है। ठीक है, इसके बाद में उड़ीसा से और झारखंड में होकर इसके पास का जो क्षेत्र है वो क्या है, झारखंड भी है। लेकिन देखिए बात करते हैं एक और यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से किसको जाना जाता है। तो याद रखिएगा महानदी को जाना जाता है, महानदी को जाना जाता है। और बेटा जो महानदी है इसी पर भारत का सबसे लंबा बांध है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीराकुंड बांध के नाम से जानते हैं, जो कहां पर है, उड़ीसा राज्य में है। ये कुछ महत्वपूर्ण यहां से पॉइंट थे जो यदि आपको नहीं आ रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चित तौर पर इनको नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपको एग्जाम्स में जरूर देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द बिनर्स माइंडसेट का विमोचन हुआ है। चलिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर्स से प्रश्न है, ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा द बिनर्स माइंडसेट जो पुस्तक है इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है जिसको हम क्या बोलते हैं, सैन वॉटसन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहां पर सी के साथ में राइट आंसर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है। मैसूर का बाग किसे कहा जाता है, हैदर अली। याद रखिएगा हैदर अली भी बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। हैदर अली के बेटे का नाम क्या है भैया, टीपू सुल्तान है, और टीपू सुल्तान ही को क्या बोला जाता है, मैसूर का बाग कहा जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों बिल्कुल समझ में आ रही हो देखे चीजें, तो सभी यहां पर बच्चे एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये सेशन है, याद रखिएगा। मैं कहता हूं कि कई प्रश्न ऐसे हो सकते हैं कि इसी सेट से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएं, तो अपने दोस्तों तक इस सेट को शेयर जरूर कर दें, बिल्कुल देरी मत कीजिएगा। बिल्कुल आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये सेट है। चलिए नेक्स्ट यहां पर जो हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे यूनानी लेखकों ने आमित्र घात, क्या है, आमित्र घात की यहां पर उपाधि दी थी। ठीक है, आमित्र घात की उपाधि दी थी। कह रहा है सेल्यूकस, निकेटर, अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। बिल्कुल किसको दी थी, बिंदुसार को दी थी। याद रखेगा ऑप्शन यहां पर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मौर्य वंश की स्थापना, भैया कहता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखेगा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का यदि आपसे नाम पूछता है तो यह भी आपको नोट कर लेना है, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य जिनको हम क्या है, कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। प्रश्न पूछा जाता है कि घनानंद को हराने में, नंद वंश के शासक घनानंद को हराने में, ठीक है, किसने मदद की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की। तो किसने मदद की थी भैया, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य के द्वारा मदद की गई थी। सेल्यूकस निकेटर याद रखिएगा एक यूनानी शासक था। कौन था, एक यूनानी शासक जिसका युद्ध किसके साथ में, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में हुआ था। और युद्ध हार जाने के उपरांत सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ में, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में भी करा दिया था, और उपहार में कुछ हाथी भी दिए थे। ये भी आपको कुछ देखिए 500 हाथी के लगभग दिए थे, याद रखिएगा इसको। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको सुनते चलना है ध्यान से और साथ में नोट जरूर करते चलेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। चलिए देखिए हैती में, जो हैती है, कह रहा है हैती राज्य से हिंसात्मक जो वहां पर हिंसा हुई थी। ठीक है, तो हिंसा जो हुई थी वहां से कुछ भारतीय फंसे हुए थे और उनको निकालने के लिए कह रहा है कि कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। चलिए ऑप्शन ए आदर्श, बी कह रहा है कि कामायनी, इंद्रावती और विजय। याद रखेगा कितने, 12 भारतीय यहां से निकाले गए थे, 12 भारतीय यहां से रेस्क्यू किए गए थे। कहां से, और हैती से किए गए थे। और कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो याद रखेगा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। और याद रखना है आपको ऑप्शन यहां पर सी के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ये कब हुआ था ऑपरेशन इंद्रावती, कब चलाया गया था, मार्च में चलाया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन यहां पर सी के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा। पिछले आपसे 6 मंथ का करंट अफेयर्स पूछा जाना है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का ये सेट है। सभी आपका प्रदेश जी के साथ ही साथ में इंडिया का जो भी आपका और
विश्व भूगोल का जो भी हमारा यहाँ पर जीके बनता है, याद रखेगा, वो सभी आज के इस सेट में हमने प्रश्न लिए हैं। तो बड़े ही ध्यान से समझना है, बस अपने दोस्तों तक इस वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या क्या है। बेटा बात करें हम सीटों की संख्या तो सभी देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सीटों की यदि बात करें तो लोकसभा की सीटें, यदि आपसे पूछता है कि लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 80 है। कितनी है भैया, 80 सीटें हैं। राज्यसभा की यदि सीट पूछता है तो कितनी है, राज्यसभा की 31 है। विधानसभा की यदि पूछता है तो विधानसभा की सीटें यदि आपसे पूछता है कितनी है, 403। कितनी है, 403 सीट है। और विधान परिषद की यदि आपसे पूछता है तो 100 सीट है। कितनी, विधान परिषद की। यदि आपसे पूछता है कि कुल कितने राज्य हैं भारत में जो विधान परिषद जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था लागू है, तो याद रखिएगा 6 राज्य हैं। याद रखना है आपको, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, और बिहार, बिल्कुल याद रखेगा, ये बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा 31, ऑप्शन ए के साथ में यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए बेटा कमेंट जरूर करते चलिएगा कि आपके यहां पर कितने प्रश्न सही जा रहे हैं, ये भी हमें समझना जरूरी है। चलिए, निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसने कहा था कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज है। तो ये कथन किसने कहा था, ये कथन ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। ठीक है, कब कहा गया था, 2017 में ये कहा गया था, ये भी आपको याद रखना है। देखिए प्रश्न अब लेवल बदल चुका है प्रश्नों का, वही घिसे पिटे प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, कुछ नए तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखेगा, जो आपको कहीं ना कहीं आपका दिमाग चकरा देंगे। तो बिल्कुल आपको समझना है कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। आप एक बार परीक्षा जरूर दे चुके हैं तो देखिए आपको ये सभी चीजें समझ में भी आ चुकी होंगी कि क्या क्या परीक्षा में पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता है। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा इन सभी चीजों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पर सही है। चलिए, कह रहा है देखिए ये वन भारी हिमपात वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। देखिए डी ऑप्शन कह रहा है कि ये सदाबहार वन होते हैं, बिल्कुल नहीं। कह रहा है कि ये वन बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कहने का मतलब है कह रहा है कि रेगिस्तान में ये वन पाए जाते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। चलिए, बी ऑप्शन कह रहा है कि ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है, जैसे केरल का क्षेत्र हो गया, ठीक है। खास तौर से याद रखिएगा जो उष्ण कटिबंधीय जो डोल ड्रम पेटी होती है हमारी, जो विषुवत रेखीय क्षेत्र होता है, ठीक है, जो विषुवत रेखीय क्षेत्र होता है, खास तौर पर ये वन वहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं जहां पर टेम्परेचर भी पर्याप्त मात्रा में होता है और वर्षा भी काफी ज्यादा होती है, याद रखिएगा। तो वहां पर ये वन पाए जाते हैं। ऑप्शन यहां पर बी के साथ में हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, यहां पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में है। चलिए बताइएगा कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहां पर है। करनाल, गुरुग्राम, हिसार और पानीपत में। कहां पर है, गुरुग्राम, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, देखिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी स्थापना की गई। कब की गई थी, तो यह भी आपको याद रखना है, 2008 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है देखिए कि कौन सा है जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है। रुपए है, एकीकृत भुगतान अंतरपृष्ठ है और विदेशी मुद्रा भंडार, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विदेशी मुद्रा भंडार इसका क्या है, उत्पाद नहीं है। ऑप्शन सी के साथ में यहां पर करेक्ट आंसर जाएगा, ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिए गए हैं। चलिए, कह रहा है कि देखिए इसका स्रोत क्या है, संविधान का, ठीक है, संविधान में जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की जो सिद्धांत दिए गए हैं वो किस देश के स्रोत माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं, फ्रांसीसी संविधान के स्रोत माने जाते हैं। डी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आयरिश संविधान की बात करते हैं तो भारत के जो नीति, ठीक है, संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है, क्या है, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, वो आपके आयरिश संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से याद रखिएगा संघीय व्यवस्था, क्या है, संघीय व्यवस्था ली गई है। ऑस्ट्रेलियाई संविधान से एक तो समवर्ती सूची,
क्या है बेटा, समवर्ती सूची का उल्लेख मिलता है। दूसरा जो लिया गया है वो है प्रारूप की भाषा का उल्लेख मिलता है। क्या है, प्रारूप की भाषा का उल्लेख कहां पर आपको देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलियाई संविधान के स्रोत से मिलता है। चलिए, तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा डी फॉर दिल्ली, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बर्मा के भारत से अलग होने के समय भारत का वायसराय बताइएगा। देखिए, वायसराय यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, तो यहां पर कुछ 2-3 यहां पर पॉइंट आपको नोट करना है। चलिए देखिए, चलिए तो इसका जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। एक प्रश्न बहुत ही जबरदस्त लॉर्ड लिनलिथगो से पूछा जाता है, सबसे अधिक समय तक वायसराय कौन रहा? सबसे अधिक समय तक वायसराय कौन रहा है? लॉर्ड लिनलिथगो रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आपसे जो प्रश्न है आपको याद रखना है, कह रहा है कि देखिए, एक तो बर्मा का भारत से अलग होने के समय भारत का वायसराय इंपोर्टेंट है। दूसरा याद रखना है कि कांग्रेस के, ठीक है, याद रखना है आपको कि कांग्रेस के, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय तो लॉर्ड कौन था? डफरिन, लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, इसी ने कहा था कि कांग्रेस अति सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, याद रखिएगा, कांग्रेस को क्या कहा था, एक स्टेटमेंट है जो अभी बीपीएससी में जो आपका जो रिजेक्ट हुआ था पेपर, जो कैंसिल हो गया था, उसी में यह प्रश्न पूछा गया था कि ये कथन किसका है? ठीक है, कि कांग्रेस अति सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था, और लॉर्ड डफरिन के समय ही क्या है, कांग्रेस की इसकी स्थापना की गई थी 1885 में। इसके बाद में बात आती है 1857 के युद्ध की। बात यहां पर करनी है हमें कि पूछा जाता है प्रश्न कि 1857 की युद्ध जो हुआ था, ठीक है, जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसके समय पर भारत के वायसराय कौन रहा? याद रखिएगा, तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था भैया? लॉर्ड कैनिंग था, कैनिंग था, ये भी आपको नोट कर लेना है, याद रखिएगा। ऑप्शन यहां पर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहां पर, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भारत किस दिशा में भूटान के साथ में अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है? चलिए, तो पहले तो मैं आपसे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट चाहता हूं कि बताइएगा कि भारत कुल कितने देश के साथ में स्थलीय सीमा साझा करता है? पहला। दूसरा जो आपको कमेंट करना है कि कुल कितने ऐसे देश हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं, ये आपको 2 कमेंट बॉक्स में डालने हैं, इसका आप कमेंट जरूर करके बताइएगा। चलिए, तो देखिए, कह रहा है कि किस दिशा में भूटान के साथ में सीमा साझा करता है भारत? तो किस दिशा में करता है? उत्तर दिशा में करता है। ठीक है, इसके अलावा चीन भी उत्तर दिशा में है। ठीक है, अफगानिस्तान की बात करते हैं तो ये दक्षिण में है। ठीक है, कहां पर है? पश्चिम में है। पाकिस्तान भी पश्चिम में आता है। इसके बाद में याद रखिएगा, आपको जो याद रखना है बर्मा, ठीक है, म्यांमार, जिसे क्या बोलते हैं, म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार किसमें? पूर्व में सीमा साझा करता है। ठीक है, नेपाल हो गया, भूटान, ये कहां पर? उत्तर में। ठीक है, कहां पर है? उत्तर में। चलिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, क्या बोलते हैं? यूपीएससी हर वर्ष अपनी रिपोर्ट, कह रहा है कि किसको प्रस्तुत करता है? लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, और केंद्रीय कानून मंत्री को, राष्ट्रपति को। चलिए देखिए, यूपीएससी कह रहा है कि हर वर्ष अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है, और राष्ट्रपति के द्वारा ये रिपोर्ट पर किसको? संसद के सदन को सौंपी जाती है। याद रखिएगा, किसको? संसद के सदन में ये प्रस्तुत करते हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन डी राइट आंसर जाएगा। कौन सा ऑप्शन? यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछता है कि यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आपको याद रख लेना है कि इसकी स्थापना 1926 में, 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। यदि आपसे पूछता है कि संविधान के किस भाग में उल्लेख मिलता है यूपीएससी का, तो ये भी आपको याद रख लेना है। भाग कौन सा है? 14वां भाग है। आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी का उल्लेख है, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है जो उड़ीसा में नृत्य और रेत कला से संबंधित है? देखिए, कौन सा है? कोणार्क उत्सव। जो कोणार्क उत्सव है वो उड़ीसा में किससे? नृत्य और रेत कला से संबंधित है। तो यहां पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर मेला की बात करते हैं तो राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में यदि आपसे पूछता है कि ऊंटों का मेला
ऊंटों का सबसे मेला कहां पर लगता है? ऊंटों का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है? कहां पर लगता है? राजस्थान के अजमेर में जो पुष्कर है, ठीक है, पुष्कर में लगता है। और ये ऊंटों का दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। त्रिशूर पूरम उत्सव कहां पर मनाया जाता है? ये भैया केरल में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? केरल का एक उत्सव है, हॉर्नबिल महोत्सव है। यह है आपका नागालैंड का है। कहां का है भैया? नागालैंड का है। दोनों इंपोर्टेंट हैं, दोनों वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैं, आपको इनको नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आगा खां पैलेस भारत के किस राज्य में है? चलिए, आगा खां पैलेस कह रहा है कि देखिए भारत के किस राज्य में है, तो कहां पर है भैया? पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगा खां पैलेस की बात करते हैं तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी को जब सजा दी गई थी, ठीक है, जब सजा सुनाई गई थी जो, ठीक है, तो कहां पर इनको रखा गया था? किस जेल में रखा गया था? तो याद रखिएगा कहां पर रखा गया था? आगा खां पैलेस में। कहां पर रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था इनको। कब से कब तक? 1942 से 1944 तक। 1944 तक कहां पर रखा गया था? आगा खां पैलेस में, ठीक है। इसके अलावा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कि कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहां पर हुई थी? किस पैलेस में हुई थी? तो किस पैलेस में हुई थी? आगा खां पैलेस में ही कस्तूरबा गांधी की, जो आगा खां पैलेस का जो स्थान है, जो आगे का जो स्थान डला हुआ है, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा? बी, महाराष्ट्र पुणे में है आगा खां पैलेस। चलिए अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है? देखिए लिंगानुपात क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं? लिंगानुपात बोलते हैं, ठीक है। भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है, ठीक है। 1000 पुरुष पर कितनी? 943 यहां पर स्त्रियां हैं, महिलाओं की संख्या है। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, खो खो कह रहा है कि खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या बताइएगा। देखिए खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है? 12 होती है। ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पोर्ट को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है? तो विशाखापट्टनम को किसको माना जाता है? कोलकाता किसको माना जाता है? कोलकाता पोर्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है? कोलकाता पोर्ट को। भारत में यदि आपसे पूछता कि सबसे बड़े जो बड़े बंदरगाह हैं, जो मुख्य बंदरगाह हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो 13 है बड़े बंदरगाह हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मालवा संस्कृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहा है कि कांस्य युग से, ताम्रपाषाण युग से, नवपाषाण युग से या पुरापाषाण युग से। चलिए देखिए मालवा संस्कृति किससे संबंधित है? ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहां पर आपको पॉइंट नोट कर लेना है। पॉइंट क्या है? पहला यहां पर जो प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा, ठीक है, आपको बताना है कि पहली धातु बताइएगा, ठीक है, ऐसी पहली धातु बताइएगा जिसका प्रयोग मनुष्य के द्वारा किया गया था। वो है तांबा। क्या है बेटा? तांबा है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, स्टार मार्क करके नोट कर लीजिएगा कि कौन सा युग है जब धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया है? वो है आपका ताम्रपाषाण युग है, जिसमें से किसकी? तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन यहां पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मालवा संस्कृति किससे संबंधित थी? ताम्रपाषाण काल से संबंधित थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न, चलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर एक इसका ऑप्शन भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में नए अनुच्छेद, ठीक है, 20A, क्या है? 21 ए को भारत के संविधान के संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो देखिए ये आपका भैया कौन सा 86वां संशोधन था। सन 2002 में ये संशोधन हुआ था और इसमें क्या प्रावधान था कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, ठीक है, माता पिता का फर्ज बनता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है? शिक्षा प्रदान करने के लिए भेजा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो इसके बाद बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन। इसे हम लघु संविधान के रूप में भी जानते हैं। क्या है बेटा? लघु संविधान, ठीक है। और एक यहां पर बहुत ही फेमस यहां से प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि सबसे पहले प्रस्तावना में, ठीक है, सबसे पहले प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? तो याद रखिएगा संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन कब हुआ था?
42वें संविधान संशोधन के दौरान हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। और इस संविधान को ही क्या है, हम लघु संविधान का रूप देते हैं। देखिए जो 42वां संविधान संशोधन है, पहली बार प्रश्न याद रखेगा, अभी तक यदि आपसे पूछता है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया जा चुका है, तो याद रखिएगा केवल एक ही बार संविधान जो प्रस्तावना है, एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है उसमें। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं 64वां संविधान संशोधन। 64वां संविधान संशोधन राजीव गांधी के समय पर हुआ था। राजीव गांधी के समय पर यह संविधान संशोधन हुआ और क्या है, किस चीज की मांग की गई भैया, कि क्या है जो आपका पंचायती राज है इसका गठन किया जाए। क्या है? पंचायती राज का गठन किया जाए, इसकी मांग की गई थी 64वें संविधान संशोधन में। इसके बाद में कब आया था ये भी याद रखिएगा, 1990 में। कब? 1990 में। और आगे चल करके आता है 73वां संविधान संशोधन 1992। कब? 1992 में हुआ। और पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज का गठन फिर कब हुआ? 73वें संविधान संशोधन में हुआ। 73वें संविधान संशोधन के दौरान हुआ, यह भी आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले सदर के नाम से जाना जाता था। देखिए किसको जाना जाता था? भारतनाट्यम। ऑप्शन ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतनाट्यम की बात करते हैं तो देखिए भारतनाट्यम तमिलनाडु का क्या है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कहां का? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है और कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी की बात करते हैं तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कुल शास्त्रीय नृत्य पूछता है तो 8 भारत के अंतर्गत शास्त्रीय नृत्य है, यह भी आपको नोट कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ऑप्शन ए यहां पर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। सैडल चोटी कहां की सबसे ऊंची चोटी है? चलिए देखिए, तो सैडल चोटी की बात करते हैं तो सैडल चोटी अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा द्वीप है। सबसे ऊंचा द्वीप है। कुल ऊंचाई पहुंचता है तो 732 मीटर है। कितनी है? 732 मीटर। और अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे ऊंची चोटी है, यह भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, मिनिकॉय लक्षद्वीप का द्वीप है। लक्षद्वीप का द्वीप है, यह भी आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए बैरन की बात करते हैं तो भारत के अंदर बैरन एकमात्र, भारत के अंदर बैरन क्या है बेटा? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। याद रखिएगा कहां पर है? जो अंडमान निकोबार में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर में निर्देशों को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करने का कार्य करता है। देखिए तो कह रहा है, देखिए कि कंप्यूटर में निर्देशों को इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करता है, उसे क्या बोलते हैं? सीपीयू। कौन सा उपकरण है? सीपीयू। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है किसको? सीपीयू का। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था? ऑप्शन ए उदंत मार्तंड है। और कह रहा है कि तरुण भारती, आनंद बाजार पत्रिका और केसरी। देखिए उदंत मार्तंड यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का, ठीक है, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र है। कौन सा है? हिंदी समाचार पत्र है। और यदि आपसे पूछता है कि इसका संपादन किसके द्वारा किया जाता था, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, जुगल किशोर के द्वारा। किसके? पंडित जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा। जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा इसका संपादन किया जाता था, यह भी आपको नोट कर लेना है, पूछा जाता है प्रश्न। तरुण भारती की बात करते हैं तो बाबू राव के द्वारा। किसके द्वारा? बाबू राव के द्वारा। बाबू राव के द्वारा ये तरुण भारती पत्रिका का संपादन किया जाता था। आनंद बाजार पत्रिका, जो आनंद बाजार पत्रिका है बेटा बहुत ही इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। और आनंद बाजार पत्रिका एससी, ठीक है, किसके द्वारा? एससी मजूमदार के द्वारा। किसके द्वारा? एससी मजूमदार के द्वारा इस पत्रिका का संपादन किया गया था। कहां से होता था? याद रखिएगा कहां से होता था? तो कलकत्ता से होता था। कहां से? कलकत्ता से होता था। केसरी जो पत्रिका है इसका प्रकाशन कहां से होता था? इसका प्रकाशन पंजाब से होता था, यह भी आपको नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में मैगजीन आइस का सबसे बड़ा उत्पादक बताइएगा। सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उड़ीसा है। कौन है भैया? मैगजीन का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है उड़ीसा है। ऑप्शन यहां पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये रहे कुछ आज के प्रश्न
और आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा कि आज का ये सेशन कैसा लगा है। सभी दोस्त एक बार थोड़ा सा मेरा काम जरूर कर दीजिएगा कि आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। प्रतिदिन आपको 4 बजे ये वीडियो आपको यूट्यूब पर एजुकेशन वे विद एनके चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप निश्चिंत तौर पर प्रत्येक दिन हमारे प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करिएगा। हिंदी और जीके जीएस आपको बिल्कुल 100% याद रखेगा, 100 में 100 दिलाने की हम कोशिश जरूर करेंगे। और बिल्कुल याद रखेगा, आप यदि पिछला एग्जाम्स देखे हों तो हर एग्जाम्स याद रखेगा, चाहे वो कोई सा भी दोनों शिफ्ट का आपका पेपर हो, 2 दिन आपके जो पेपर चले हैं सभी शिफ्ट में पेपर हमारे इस प्रैक्टिस सेट से देखने को जरूर मिले थे। तो बिल्कुल आप निश्चिंत तौर पर जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, और साथ में मेहनत खूब दबा कर करें। बिल्कुल 1 महीने का जो आपके पास में 20-25 दिन का समय बच रहा है, लगभग 1 महीना भी नहीं है, बिल्कुल आप मेहनत करते रहिएगा जोर शोर से। और आपको बिल्कुल याद रखिएगा, एक एक यहां पर पॉइंट नोट जरूर करते चलिएगा। जहां पर भी आपको कमजोरी आपकी समझ में आ रही है वही कमजोरी आपको सिलेक्शन दिलाएगी। याद रखिएगा, जो आप कमजोरी अभी देख लेंगे तो वो सिलेक्शन दिलाने में बिल्कुल भी आपको बिल्कुल माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। आपको इतना याद रखिएगा, ठीक है, चाहे कुछ भी कट ऑफ जाए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए आप सभी को, और इसके बाद में मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।